हेलो एवरीवन, हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 10। ये लास्ट चैप्टर है। मैंने 9 में बोल दिया था लास्ट चैप्टर, पर 10 भी है तो ये लास्ट है। इसके बाद हम क्लास 8 देखेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो देखिए, चैप्टर 10 का नाम क्या है? रेगिस्तान में जीवन। देखिए, रेगिस्तान कैसा होता है? जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, है ना? लेकिन फिर वहाँ पर भी जीवन है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशु और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। ऑब्वियसली जहाँ पे वाटर है वहीं पर ही तो सब रह पाएंगे। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर भी किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा, है ना? अब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर तो जीवन कठिन होगा। अगर हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ जहाँ पर जगह उनके हिसाब से है, जलवायु है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, उधर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जो ऐसी जगह है जहाँ पे रहना कठिन है। रेगिस्तान हो गया, बर्फ वाली जगह हो गई बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। जैसे कि क्या है? विश्व के रेगिस्तान। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होता है। यहाँ एक तो बारिश नहीं होती है। हमारे इंडिया में भी है, आप जानते हैं, थार का मरुस्थल है ना, राजस्थान में। तो जहाँ पर क्या होता है, विरल वनस्पति, पेड़ पौधे नहीं होते और बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो देखिए, रेगिस्तान साइड में दिया है, ये एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान और विरल वनस्पति है। रेगिस्तान कैसा होता है वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? शुष्क प्रदेश होता है, ठीक है, ड्राई क्षेत्र है जहाँ की विशेषताएं क्या है? बहुत हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा, और विरल वनस्पति वनस्पति वहाँ नहीं मिलेगी। गर्म रेगिस्तान का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, सहारा। आप मैप में देखिए, सहारा जो डेजर्ट है वो बहुत बड़ा है। विश्व एवं अफ्रीकी महाद्वीप के चित्रों को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो वो सहारा है, अफ्रीका में, ठीक है। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? देखिए, भारत के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल पर क्या ये रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर देश कितने आते हैं? 11 देश। ये है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। इतने सारे देश यहाँ पर इसमें आते हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय इसके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, बल्कि वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप रेगिस्तान सोचते हैं तो आपके मन में सबसे पहले चित्र आता है ना, बहुत ज़्यादा रेत का दृश्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इधर पे सहारा कैसा है? यहाँ बालू, यहाँ पर क्या है? बजरी के मैदान है, जैसे आपको ये चित्र में दिख रहे होंगे, है ना, और उत्थित पठार है। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी ऊंची हैं। अब देखिए, एक ये मैप मैंने आपको बताया ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मैप। तो आप देखिए, मैप आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मैप में देखिए, आपको ऊपर की तरफ जो क्रीम कलर का क्षेत्र दिख रहा होगा, सहारा मरुस्थल, देखिए कितना बड़ा है। और आप देख सकते हैं देश यहाँ पर कौन से? माली, नीचे से देखेंगे माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ऊपर की साइड ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, ठीक है, सोमाली गणराज्य, इतने सारे जो है देशों में ये फैला हुआ है। और ये अफ्रीका का चित्र आप देख सकते हैं। और भी चीज़ें आप देखिए मैप में नोट कर सकते हैं, जैसे देखिए मकर रेखा है ना, नीचे देखिए, और उसके ऊपर देखिए 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, और उसके ऊपर फिर क्या है? तीनों कर्क रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं अफ्रीका से, ये याद रखिए। और इसके साथ ही क्या है? इस एक तरफ हिंद महासागर है, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है, ऊपर भूमध्य सागर है और लाल सागर है साइड में, ठीक है। ये सारी डिटेल भी आपको पढ़नी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। ओ, देखिए, जो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो रेगिस्तान है वो पहले क्या था? हरा भरा था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियों और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरी समान जानवर थे।
परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन से ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह जहाँ हरा भरा है वहाँ ऐसा रेगिस्तान हो जाए। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, आप देखिए इधर पे लीबिया कहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा भूमध्य सागर के पास। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अल अजीजिया यहाँ पे क्षेत्र है जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाप रे, देखिए बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, बहुत गर्म और ड्राई। ठीक है, यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, बहुत ही कम यहाँ वर्षा होती है। यहाँ आकाश बादल रही तो निर्मल होता है, मतलब बादल भी नहीं होते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। यहाँ क्या है, जो नमी होती है ना वो रुकती नहीं है, वो क्या होता है जल्दी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। आप सोचिए अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है ना, है, और कितना 40 के आसपास टेम्परेचर है और कितनी गर्मी हो रही है। और सोच के देखिए 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ कुछ गर्म हो जाता है। ठीक है, रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। देखिए एक ही दिन में कितना टेम्परेचर, बीमारी पड़ जाओ। मतलब ये है कि क्या होता है ना कि काफ़ी जल्दी क्या है, जो विकिरण यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है रात में बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है, मतलब हिमांक बिंदु से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। सोचिए दिन में 50, रात में 0। वनस्पति जात और प्राणी जात, देखिए सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेशिया पाए जाते हैं। देखिए जहाँ पर ये रेगिस्तान होता है वहाँ पे ऐसे ही पेड़ पाए जाते हैं, कैक्टस, खजूर के, या कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रीन हाईलैंड टाइप भी है जहाँ पर क्या है, खजूर के पेड़ दिखेंगे, जैसे कि ये चित्र में आपको दिख रहा है। ऊंट, लकड़बग्गा, सियाल, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां, छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर मछलियों, मतलब यहाँ पर पानी रहा होगा, है ना, तभी तो मछलियों के कंकाल मिले। अब देखिए लोग कैसे होते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर लोग पाए जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह तब भी यहाँ पर लोग रहते हैं। इनमें बेईदुन और तुआरेग भी शामिल हैं। तो नाम याद रखिएगा बेईदुन, ठीक है, अगर क्योंकि पूछ लिया जाता है बेईदुन कहाँ के हैं, तब याद नहीं आता, तो याद रखिए सहारा के। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। ठीक है, इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, ये लोग पशुपालन करते हैं जिनसे उनको दूध मिलता है, खाल मिलती है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। देखिए इतनी गर्मी में भारी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि बहुत तेज धूल चलती, धूल भरी आंधी सी आती है वहाँ पर, और गर्म वायु होती है। सहारा के मरुद्यान और मिस्र की नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्ध होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। तो देखिए सहारा के जो मरुद्यान है और मिस्र में नील घाटी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जल थोड़ा बहुत है तो लोग क्या है, खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए यहाँ क्या क्या मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑयल मिलता है, कहाँ पे, अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है, और मिस्र में, जिसके कारण क्या है, इस जो है ये रेगिस्तान यहाँ परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित है। साथ ही यहाँ खनिज भी है। कौन से? लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। देखिए ऑयल मिल जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब ऑयल, पता ही है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, फिर वो क्या होता है, थोड़े से लोग रिच होने लगते हैं, फिर वहाँ पर क्या है,
बड़े बड़े भवन बनने लगते हैं, बिल्डिंग्स बनने लगती हैं, महामार्ग बनने लगते हैं, है ना, बड़ी रोड्स बनने लगती हैं। तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी वहाँ होने लगा है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। नमक का व्यापार होता है लेकिन पहले ऊँटों से होता था, अब ट्रक से होता है। त्योहार लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर आ रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। देखिए, जब रेत को पवन उड़ा ली जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। अब आप, हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं पे मरुद्यान थे, तो कैसे थे, मतलब पेड़ पौधे थे थोड़े। तो कैसे क्या होता है ना, रेत जब उड़ जाती है तो क्या होता है, कहीं कहीं पे गर्त बन जाते हैं, गड्ढे। उनमें क्या है, भूमिगत जल जो होता है ऊपर आ जाता है और मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं। ठीक है, लोग इनके आसपास क्या है, रहते हैं, जहाँ खजूर के पेड़ और अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुदान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुदान ऐसा ही एक विशाल मरुदान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, अब ये हो गई गर्म रेगिस्तान, लेकिन आपको पता है रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं। तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में है। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ पर्वतीय दर्रा और दाग का अर्थ है देश। ठीक है, पर्वतीय दर्रे वाला देश लद्दाख का मतलब। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में एक जगह द्रास जो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में आता है। देखिए, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो देखिए, लद्दाख कहाँ है, बृहद हिमालय में है। और कैसा है, यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत है। उत्तर में क्या है, काराकोरम, और दक्षिण में जास्कर। मैं मैप भी कराती हूँ साथ में, तो अगर आप वो लोग कर रहे होंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। तो यहाँ से कई नदियां भी निकलती है, जैसे हमारी इंडस रिवर, सिंधु नदी। ये नदियां गहरी घाटियों और महाखट गार्ज का निर्माण करती हैं। तो ये क्या है, गहरी घाटियां बनाती हैं और काफी, मतलब जैसे गड्ढे बहुत गहरे। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गैगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। देखिए, ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या है, ठंड, मतलब टेम्परेचर गिरता है, तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी ठंडा होता है। तो यहाँ की जलवायु बहुत शीतल और शुष्क है, ठीक है, ड्राई है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो वायु की परत जो होती है, मतलब जो हमारा वायु है वो पतली होती जाती है, उसकी परत काफ़ी, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। तो अगर आप ऊपर रहेंगे तो आपको सूर्य की गर्मी है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगी। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। तो देखिए टेम्परेचर कितना कम होता है यहाँ का। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वृष्टि छाया मतलब जहाँ पर देखिए, अगर हवा आ रही है मानसून वाली, तो वो क्या है, पर्वत से टकरा के वर्षा करती है, तो उसके अपोजिट वाला क्षेत्र जो होता है वो वृष्टि छाया क्षेत्र जाता है, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। अब ये वाले मैप में आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा लद्दाख श्रेणी, ठीक है, दिया हुआ है। और क्या क्या दिया है आप देख सकते हैं, सियाचिन हिमनद दिया हुआ है, देहरा गोमपास, इंडस रिवर निकल रही है, श्योक उसकी सहायक नदी निकल रही है। ठीक है, ले है, सिंधु रिवर आप देख रहे हैं, जास्कर, जोजिला, है ना, और कारगिल, श्रीनगर, बारालाचा, रोहतांग पास, तिब्बत, और देख रहे हैं साइड में चीन है, पाकिस्तान है, दूसरी साइड में गिलगित है, श्रीनगर है। ठीक है, ये जो चीज़ें है ना, जोजिला आप देख रहे हैं, कारगिल है, तो ये सारी चीज़ें जो मैप में है वो आपको याद रखनी है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। देखिए वर्षा कितनी कम होती है, 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। देखिए बहुत ठंड भी होती है और ऊंचाई होने के कारण क्या है, सूर्य का ताप, मतलब हीट भी बहुत महसूस होती है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक समय एक स्थान पर ही ऊष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हीट स्ट्रोक, और वो जो होता है। तो लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज है।
चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। ठीक है, तिब्बती एंटीलोप पाया जाता है, एक विलुप्त प्राय हो गया है अभी। ठीक है, क्यों हो गया है? क्योंकि इससे एक ऊन बनती है शाहतूश, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे वनस्पति जात और प्राणी जात, मतलब कैसे पेड़ पौधे और कैसे जीव जंतु हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। ऑब्वियसली ड्राई है तो क्या है, वनस्पति नहीं मिलेगी। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत, विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। तो यहाँ कैसे बन रहते हैं शरपत, विलो और पॉपुलर। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि उस जगहों पर पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, सेब होता है, खुबानी होता है, अखरोट होता है। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेविन, हुक यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। ये सब यहाँ मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें समझाने वाला तो नहीं होता है कि जंगली बकरी क्या होती है, जंगली भेड़, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। यहाँ पर एक याक पाया जाता है। ठीक है, भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। देखिए क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, जो कहाँ मिलता है, लद्दाख में। अब देखिए लोग कैसे होते हैं। यहाँ आप लद्दाख और तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध लोग भी बहुत मिलते हैं और मुसलमान लोग हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। यहाँ पे आपको बौद्ध मठ मिलेंगे बहुत सारे। कुछ प्रसिद्ध मठ है हेमिस, थिक्से, शे और लामायुरु। देखिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। देखिए ठंडी में यहाँ इतनी ठंडी के मौसम में इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है कि लोग मतलब धार्मिक अनुष्ठान या उत्सवों में बिजी कर रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानों को भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। तो देखिए यहाँ का सब बताया गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी देखिए क्या होता है ना, पर्वतीय जीवन जो है ना, पहाड़ों में लाइफ बहुत टफ होती है। थोड़ा सा चलने में ही आपको इतना उससे जा मतलब ऊंचाई पर जाना पड़ता है या नीचे उतर के आना पड़ता है। वहाँ पे की लाइफ जो मैदान होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। वहाँ के लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। तो जो है लद्दाख की जो राजधानी है लेह, वो सड़क और वायुमार्ग द्वारा हमसे जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह की जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो देखिए याद रखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है, लेह और कश्मीर घाटी को। देखिए मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से होकर गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुन गालाचा, सॉरी नाम बड़े टफ है, लुन गालाचाला और टंगलंगला। इन यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। देखिए गर्मी के टाइम ही खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। अब एक चित्र भी दिया हुआ है बारालाचा का। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। तो क्या होता है, लद्दाख में सबसे ज़्यादा पर्यटन ज़्यादा होता है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, गोपा बताया था आपको है ना, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। घास के मैदानों, हिमनदों की सैर तो एवं उत्सवों एवं तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए लोग जाते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय और संतुलन करना सीख लिया है। तो देखिए नेचर के साथ रहते हैं। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार और मितव्ययिता से ही इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे जल और ईंधन कम होता है, ठीक है, संसाधन कम है, लेकिन लोग क्या है, इनसे संतुलन बना के रखते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाख की महिलाएं। तो ये हमारा यहाँ पे क्लास 7 फिनिश होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, रेगिस्तान के बारे में पढ़ा, सहारा रेगिस्तान और जो है हमारा लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान।
इन वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए, इसकी एक्सरसाइज करिए और नोट्स बनाइए और रिवीजन ज़रूर करिए। बाय।